मेरे का लिखना है, कुछ मुझसे हो जाए अगर मैं तो टाइप कर रही हूँ, तुम भी लिखते रहना जो मुझसे बातें हो। हाँ ध्यान से सुनो। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड जो नहीं होना भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों है? विश्व वेद परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, श्री रामलाल जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, श्री वेद प्रकाश टंडन जी, विश्व वेद परिषद के संरक्षक आचार्य जयप्रकाश शास्त्री जी, अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी, महासचिव डॉक्टर देवेश प्रकाश जी और संस्था के अन्य पदाधिकारी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, कैसा संयोग बनता है जिसका कि स्वामी चिदानंद जी ने उल्लेख भी किया। पहले इस कार्यक्रम के आयोजन की तिथि 8 अप्रैल तय हुई थी और सचमुच में वो 8 अप्रैल मेरे से पूछ करके दी गई थी और मैं पूरी तरह से तैयार था। उसके पश्चात शायद इस हाल की उपलब्धता न मिलने के कारण वो तिथि बदली गई और ये तिथि जो थी 29 और 30 रखी गई और मैं बहुत धर्म संकट में था। सचमुच में एक मेरा कार्यक्रम था, लगभग 1 सप्ताह का बना हुआ था, केरल का, और मैं इसको सही मायने में प्रकृति को हो, ईश्वर को हो, कुछ भी कहो, कि मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार था और मैंने ना कहा था कि मैं 30 तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां का कार्यक्रम मुझे स्थगित करना पड़ा और जैसे ही स्थगित हुआ तो मैंने आयोजकों को कहा कि मैं 30 को आऊंगा, लेकिन आयोजकों के मन में फिर भी थोड़ा सा दुविधा थी और वो ये कहने लगे कि नहीं, आप तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको उद्घाटन भाषण देना चाहिए। बात सही थी। मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में कार्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक है, न कि उद्घाटन भाषण हो चाहे समापन। इसलिए मुझे प्रसन्नता है आज आप सबके बीच में आकर के अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन में सम्मिलित होकर सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे इस वैदिक शोध एवं चर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। देवी और सज्जनों, ये हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति के बीज रूपी मूल, जिनको हम वेद कहते हैं, आज के आधुनिक युग में एक समकालीन दृष्टिकोण के साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये सनातन धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता है कि हमारी मान्यताएं एवं संस्कृति आज भी पहले जैसी प्रासंगिक है। इस प्रासंगिकता के पीछे एक कारण और भी है कि हमारी सोच सदैव नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। जिज्ञासु वृत्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक होती है। इसका उल्लेख हम में से बहुत सारे लोग, आप लोग विद्वान हैं, जानते हैं।
कठोपनिषद के एक श्लोक में भी इसका उल्लेख किया गया और उसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात हे मनुष्य उठो, जागो और सचेत हो। श्रेष्ठ योनि, श्रेष्ठ यानी ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करके अथवा उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त। देवी और सज्जनों, वेद वैदिक परंपरा का मूल है और यह वेद सर्वोच्च शाश्वत और ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया। हमारे वेद भारतीय कानून व्यवस्था एवं सिद्धांत के स्रोत भी है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वेद, संहिता और उपनिषद मुख्य रूप से कानून की वैदिक परंपरा की नींव रखते हैं। आज के संदर्भ में भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और राज्य संरचना में व्यक्तियों के कल्याण के लिए यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है और कानून के विकास के लिए आधार भी प्रदान करते हैं। हमारे देश का आदर्श वाक्य अब सब लोग जानते हैं, सत्यमेव जयते। मूलतः मुंडोपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है। मुंडोपनिषद के निम्न श्लोक से सत्यमेव जयते लिया गया, जिसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विदतो देवयाना। यह आदर्श सूत्र वाक्य आज भी मानव जगत की सीमा अर्थात उनकी मर्यादा निर्धारित करता है। सत्य की सदैव विजय हो और असत्य की पराजय हो। सत्य असत्य सभ्यता के आरंभ से ही धर्म एवं दर्शन के केंद्र बिंदु बने हुए। रामायण में भगवान श्री राम की लंका के राजा रावण पर विजय को असत्य पर सत्य की विजय बताया गया और प्रतीक स्वरूप आज भी इसे पूरे विश्व में दशहरा पर्व के रूप में अनेक देशों में मनाया जाता है तथा रावण का पुतला जलाकर सत्य की विजय का शंखनाद किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में भी श्री कृष्ण के नेतृत्व और 5 पांडवों की 100 कौरवों की सेना पर विजय को सत्य की असत्य पर विजय बताया गया और धर्म की अधर्म पर विजय माना गया। सूर्यपुत्र परम सूरवीर और दानवीर होने के बाद भी कर्ण इसलिए परास्त हुआ क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। देवी और सज्जन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें सत्य का सबसे बड़ा उपासक माना जाता है, उन्होंने सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची कहा। गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। यह वाक्य ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के योग की त्रिवेणी है। अतः अनंत काल से आज तक वेद द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना हुआ है। इसी प्रकार अस्तो मा सद्गमया अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी उजाले की ओर चलने की प्रेरणा देने वाला श्लोक हम सभी अपने जीवन में प्राय पालन करने का प्रयास करते हैं। ये जीवंत उदाहरण भी हमारे वेदों से ही लिया गया है। यह श्लोक ज्ञान को अर्जित करने के महत्व को भली भांति दर्शाता है। देवी और सज्जनों, वेद वास्तव में मनुष्य जीवन की गतिविधि के सभी पहलुओं से सामना और निवारण का साधन प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन को एक संपूर्ण जैविक के रूप में मानते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कूटनीति, अर्थशास्त्र
तथा अनेक ऐसे विषयों व कर्तव्यों पर अपार ज्ञान वेदों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आज हम सब जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक स्तर के प्रकोप से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आधुनिक युग में सर्वत्र शोध का विषय बना हुआ है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर सामवेद के भजन तक सभी में प्रकृति को पूजनीय माना गया, जिसमें इसका संरक्षण निहित है। मनुष्य को प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर चलना ही होगा, अन्यथा कोविड जैसी महामारियों का दंश मनुष्य को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सही मायने में इसका उल्लेख किया गया हमारे पूर्व वक्ताओं ने। भारत की जो त्रासदी थी, हम प्रकृति के जितने समीप रहे, शायद यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज वो प्रकृति से बहुत दूर होते चले, इसीलिए उसको उन्होंने उस महामारी को अधिक जीता। हम लोग फिर भी बचे, लेकिन आज भी मैं बार बार कहता हूं देशवासियों से कि प्रकृति के साथ यदि हम जिएंगे, प्रकृति के साथ चलकर, प्रकृति के अनुसार चलकर, प्रकृति के साथ जी करके जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे। अतः यदि विश्लेषण किया जाए तो जीवन के हर पहलू के बारे में वेद हमारा सदैव मार्गदर्शन करते हैं। इसी संदर्भ में वेदोपदेश विषय में एक मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है, यो जागार तम रचा कामयन्ते, यो जागार तम सामानि यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवास्मी सख्ये योगा। अर्थात जो अविद्या की निद्रा से जाग जाता है वह ऋग्वेद के ज्ञान को जानने का इच्छुक हो जाता है। जो जाग जाता है उसे सामवेद प्राप्त होता है, अर्थात सभी वेदों का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। जो जागता है उससे परमात्मा कोमल स्वभाव से प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे जीव, तेरी मित्रता में मैं दृढ़ रूप से स्थित हो गया हूं। अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि मात्र कार्यों के लिए ही नहीं अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी वेदों का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। देवी और सज्जनों, वेद भारतीय संस्कृति का अद्भुत एवं अद्वितीय प्रतिबिंब है। वे भारतीय जीवन को पूर्ण करते हैं, अतः वो हमारी संस्कृति एवं परंपरा का अभिन्न अंश है। वेद का मूल तत्व ही नहीं बल्कि उसका उच्चारण और पाठन भी हमारी संस्कृति का भाग है। वेदों को किस प्रकार उच्चारण किया जाए यह भी वेदों में ही निहित है, जिसका उल्लेख उदाहरण देकर के माननीय रामलाल जी ने हमारे सामने रखा भी। उसी परंपरा का पालन करते हुए वेदों का पाठ करना ही उचित माना गया। देवी और सज्जनों, मैं देश हो अथवा अन्य कई स्थानों पर जहाँ जाता हूँ, कई कार्यक्रमों में मुझे ये बात सुनने को हमारे जिनसे वो उद्बोधन होता है, कई बार कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में। आज भी हमारे वेद प्रकाश जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, स्वागत वक्तव्य, उन्होंने भी कहा कि उसके पश्चात माननीय रामलाल जी ने भी उल्लेख किया कि आगामी 10 वर्षों में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं एक बार थोड़ा इसको एनालाइज किया कि वाकई में ये क्या है विश्व गुरु की बात जब हम करते हैं। वर्षों से मैं भी संगठन में काम करता रहा, समाज के बीच में जाता रहा, सुनता रहा, लेकिन आज वातावरण बहुत अनुकूल है, ये बात ठीक है। तो मैं कभी कभी एनालाइज तो मैंने बात भी किया, लेकिन मैंने पूछा लोगों से कि आपके मन में है क्या कल्पना है विश्व गुरु की।
क्या विश्व गुरु की कल्पना ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें कि पूरे विश्व की सरकार का संचालन भारत से होगा? कहते नहीं। और मैंने कहा ये ठीक सोचना है क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर मैंने पूछा कि आप ये बताइए क्या चाहते हैं, आप विश्व गुरु की जब बात करते हो तो आप क्या चाहते हैं कि विश्व गुरु बात उभर करके ये आई, हम ये चाहते हैं कि भारत जो कहे वो विश्व माने। कभी कहा एक उसका ये निकल करके आया कि भारत देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। तो मैंने उनके समक्ष 2-3 बातें रखी, वो मैं आपके समक्ष भी रखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप पिछले 9 वर्षों का, मैं ऐसा नहीं कि उस सरकार में मैं राष्ट्रपति रहा हूँ इसलिए उनकी सरकार की प्रशंसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं निष्पक्ष रूप से क्योंकि मैंने पहले भी देखा है देश को आगे बढ़ते हुए और विकास होता रहा है। सभी सरकारों ने अपनी क्षमता के अनुसार विकास किया है। लेकिन मैं जब ये कहता हूँ तो मैंने ये कहा कि ये 2-3 ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिसको कि मैं मानता हूँ कि वो शायद विश्व गुरु, यदि आप आगे बढ़ने की बात कहते हो तो मैं आपकी जो परिभाषा है उसके अनुसार तो मैं आज भी कहता हूँ कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो उन्होंने कहा कैसे आप बन रहे, इसको अन्यथा मत लीजिएगा रामदास जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हमें ये बताइए, एक हम कोरोना काल का उदाहरण देते हैं। कोरोना काल में सबको पूरा विश्व व्यथित था और सही मायने में यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, इंक्लूडिंग चाइना और क्या क्या बातें आ रही थी सामने। इंडिया में भी जब कोविड-19 हुआ, 19 को हम जोड़ते कभी कभी पूछते भी ये कोविड-19 क्यों जोड़ा जाता है। कोविड-19 का मतलब है कि 2019 में भारत में कोविड ने प्रवेश किया दिसंबर के मंथ में, तो इसलिए वो कोविड-19 जुड़ गया। वो इसको हम इंडिया में ही कोविड-19 का उल्लेख करते, विश्व के दूसरे कोने में कहीं नहीं किया जाता इसका। तो मैंने कहा कि भारत की स्थिति क्या थी उस समय हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हम सक्षम भी नहीं थे, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया। और जब ये बात आ गई कि भी लोगों ने कई लोगों ने ये भी कहा कि जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध है तो हम इसको विश्व से क्यों नहीं हम आयात कर लेते हैं, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं और यहाँ पर लगवाएंगे। लेकिन उस समय स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी कि वाकई में ये कोविड का क्या स्वरूप होगा जा करके हमारे देश में। और उसके लिए जो नेतृत्व ने एक निर्णय लिया कि वैक्सीन का निर्माण देश करेगा, आत्मनिर्भरता हमारे देश की होनी चाहिए। और कई जो संस्थाएं थी, कई वैज्ञानिक मिलकर के, खास करके 2-3 जो कंपनियां थी, विश्वविख्यात कंपनियां थी, और उन्होंने आगे आए इसका उत्पादन शुरू किया। मार्च में ये निर्णय लिया गया था, मार्च 2020 में। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि मई के महीने से, अर्थात 2 महीने बाद, मार्च, अप्रैल और मई से हम जो है ये वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू करें। उस समय जो कोरोना काल से जो लोग गुजर चुके, वो शायद उनको रात में नींद नहीं आती थी और वो ये सोचते थे कि सुबह कोई ऐसा इस प्रकार का संदेश ना आ जाए कि भाई आपका जो बहुत नजदीक का रिश्तेदार था, परिवार का कोई व्यक्ति था, उसके निधन की जानकारी ना आपको दे जाए। इस प्रकार के हालात थे, बहुत भयावह। महामारी को देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने, इस पीढ़ी के लोगों ने इस प्रकार की महामारी का सामने से नहीं देखा। लेकिन उसमें भारत ने शुरू किया और इसमें जो मुख्य बात है उसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि जब वैक्सीनेशन लग रही है, आप कहते हैं कि राष्ट्रपति तो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो सबसे पहले अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का बनता है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया।
कि राष्ट्रपति जी, आपका वैक्सीनेशन होगा सबसे बाद में होगा, पहले हमारे देशवासियों को लगेगा, और जब 200 करोड़ लग चुके थे तब आप मानिए उसके बाद में, अर्थात 6 या 8 महीने बाद जो है वो मेरा वैक्सीनेशन होगा। ये मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए देश का आम नागरिक उसका कितना महत्व, उसका महत्व जो है वो देश के राष्ट्रपति से भी है। और इसलिए एक जो उन्होंने संदेश दिया, आखिर ये संदेश आपको विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगा, और यदि भारत ने ये संदेश दिया है विश्व को, तो विश्व गुरु क्यों नहीं आप कहे जाओगे? विश्व गुरु की और पहचान क्या, परिभाषा क्या है? अर्थात भारत ने अपने आचरण के माध्यम से ये सिद्ध किया कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जब बात आती है उसके सही मायने में चरितार्थ जो है वो हमने कोविड काल में किया, और केवल हमने भारत में ही नहीं, हमने 200 वैक्सीन से ऊपर लगवाई, बल्कि हमने विदेशों में, और उसके बाद में जब 2021 में हमारा जाना हुआ, मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे, जब मेरा विदेशों के दौरों पर जाना शुरू हुआ तो कई कंट्रीज ऐसे थे, कैरेबियन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख है, जिनकी पॉपुलेशन 4 लाख है, उन कंट्रीज में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि और हमारी 2 दिन की विजिट और सुबह से शाम तक एक ही बात का उल्लेख करते थे कि इंडिया हैज सेव्ड माय पॉपुलेशन। अर्थात उनका ये कहना था कि हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया और प्रधानमंत्री जी ने हमें जो था वो 2 लाख वैक्सीन भेज दिए। अब 2 लाख वैक्सीन, उनकी पूरी की पूरी जनसंख्या है 3 लाख, तो उनकी बात तो सही है, उनकी तो पूरा देश बच गया, और नहीं तो कह रहे कि हमारा देश खत्म हो जाता। ये जो हमने परंपरा निभाई, देवी और सज्जनों में यही कहना चाहता हूं कि विश्व गुरु बनना है, जिसका उल्लेख रामदास जी ने किया कि जिसको हम विश्व गुरु जिस समय बनेंगे या बन गए हैं, हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। अब एक उल्लेख में और करना चाहता, एक उदाहरण देकर, एक यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। दुर्भाग्य से कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है, जो कि ये जो 2 गुट बन गए, अमेरिकन और रशियन, दोनों गुट से न्यूट्रलिटी कौन लेगा, कौन बात कहेगा, उसको ये किसी ने कहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया हैज टेकन अ स्टैंड ऑफ न्यूट्रलिटी, और उन्होंने ये कहा कि डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन। युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, और उस बात को स्वीकारा, कई देशों ने इस बात को दोहराया, यस वी स्टैंड विद इंडिया। अब इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हम सब लोग जानते हैं हमारे देश के बच्चे जो स्टूडेंट्स थे, लगभग 23,000 से अधिक यूक्रेन में फंसे थे। मैंने भी जानकारी ली, ये यूक्रेन कौन सा देश है, छोटा सा देश है, 23,000 हमारे बच्चे कैसे पहुंच गए, तो पता ये चला कि जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे इंडिया में जो मेडिकल या उसमें जाना चाहते हैं ना हमारे बच्चे, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, तो कोटा चले जाते हैं, राजस्थान का कोटा। तो कोटा में सुविधाएं भी हैं, संसाधन भी हैं, सस्तापन भी है, तो हर कोई माँ बाप वहां भेज। और यहाँ पर जो यूक्रेन में पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सस्ती होती है, इसलिए वहाँ 23,000 से अधिक बच्चे हमारे फंसे थे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश, रशिया और यूक्रेन, अन्य देशों के बच्चे भी वहां थे, अमेरिका के भी थे, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, सभी कंट्रीज के थे वो, थोड़े थोड़े बच्चे, लेकिन सभी कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए थे और अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई जिस तरीके से आप अपने संसाधनों से गए थे, अपनी अप्रोचेस के थ्रू गए थे, अपने मीन्स के थ्रू गए थे, तो उसी तरीके से आप वापस आइए, वी कांट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर मीन्स मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर की जो ताकत है वो इंडिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से, आपने विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी घटना नहीं सुनी होगी जबकि 24 घंटे के लिए उन्होंने सीज फायर किया हो दोनों कंट्रीज ने, और उन्होंने कहा हो कि आप अपने बच्चों को निकाल लीजिए। जबकि विश्व की महाशक्तियां, जिनको हम महाशक्ति कहते हैं, अमेरिका और चाइना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा नहीं, वो सब दोनों कंट्री हमारी बात नहीं मानते, एक मान लेता दूसरा नहीं मानता। लेकिन यहाँ तो इंडिया की बात को दोनों कंट्रीज ने माना, दोनों का। हमारे 23,000 से अधिक बच्चे वो जो है सेफ आ गए, सेफ आ गए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में वो निकल आए, लेकिन यूक्रेन से बाहर आ गए, क्योंकि यूक्रेन की जो सीमा है वो मिलती है लगभग 4-5 कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से। तो केवल एक उनको संदेश दिया गया था कि जब आप बॉर्डर, नियरेस्ट जो बॉर्डर हो जिस कंट्री का, आप उस बॉर्डर पर पहुंचिए और वहां पर आपको हमारे दूसरे कंट्रीज के जो एम्बेसी के लोग हैं वो मिलेंगे, आपको तिरंगा झंडा मिलेगा, जहां तिरंगा झंडा दिखे वहीं आप इकट्ठे हो जाएंगे। और वो सब लोग जो है अलग अलग कंट्रीज में पहुंच गए और वहां से फिर स्पेशल व्यवस्था की गई, उनको लाया गया। अब ये जो बात मैं आप सबके समक्ष इसलिए रखा कि आखिर यदि भारत विश्व गुरु ना होता तो भाई आपकी बात को कैसे मान लेते हो? वो कहते हैं कि मैं अमेरिका की बात को नहीं मानता हूँ, मैं चाइना की बात नहीं करते, इंडिया कुछ भी नहीं हमारे सामने। एक चीज में उल्लेख में और करके इस विषय पे आऊँगा कि जब मैं जाता था अपनी विजिट्स पे, फॉरेन विजिट्स पे, तो मैंने देखा, मुझे बताया गया था कि पहले भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई आता नहीं है एयरपोर्ट पर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन मैं एक बात का जरूर उल्लेख संक्षेप में करूँगा कि मेरी जितनी भी विजिट्स, चाहे साउथ अफ्रीकन की हो, यूरोपियन कंट्रीज की हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की हो, सभी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में तो इतनी थी जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, उनमें होड़ लगी रहती थी। भाई हम एयरपोर्ट जाएंगे इंडियन प्रेसिडेंट को रिसीव करने, इंडियन प्रेसिडेंट हमारे पीछे इंडिया, भारत की जो 130-135 करोड़ जनता है, उसका जो सामर्थ्य है, उसका मैं प्रतिनिधित्व जब करता हूँ वहाँ पर बाहर जा करके, तो उनमें होड़ लगती थी। और होड़ इस प्रकार की लगती थी, एक होड़ और लगती थी, रिसीव करने तो दोनों आएंगे। होड़ ये लगती थी कि इंडियन प्रेसिडेंट के साथ बैठ करके जहाँ उनको ठहराया जाएगा, वो चाहे उनका राष्ट्रपति भवन हो या कोई बहुत आलीशान होटल हो, जहाँ कहीं भी वो व्यवस्था करते थे, जैसे हम लोग करते हैं इंडिया की में उनकी व्यवस्था की जाती है, इसी प्रकार से उनमें होड़ ये लगती थी कि वो जो 30-35 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता होता है आवास तक पहुंचने का, उस बीच में जो गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो इंडियन प्रेसिडेंट के साथ में राष्ट्रपति बैठेगा या प्रधानमंत्री बैठेगा, इसकी और उसका वे आउट हम निकालते थे। स्वाभाविक है, प्रेसिडेंट को प्रेफरेंस देते थे और प्राइम मिनिस्टर को कहते थे कि नहीं, जब हम दूसरे किसी उसमें प्रोग्राम में जाएंगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ एट होम में जाएंगे, उस समय आप आ जाइएगा होटल में, वहाँ से फिर आप हमारे साथ चलिए। एनीवे, मैं ये बात जो इसलिए बताई कि ये इस प्रकार की आज जो है पूरे विश्व में इंडिया को रिकॉग्निशन जो मिला है, अमेजिंग इन द सेंस ये है कि व्हेन यू से यस, अगर कोई पूछता है वेयर फ्रॉम यू आर, इफ यू से आई एम फ्रॉम इंडिया, आपको तवज्जो मिलती है। ऐसी तवज्जो मिलती है, कम से कम वो आपको सैल्यूट भी करेगा, नमस्ते करेगा, अपनी भाषा में जरूर वो ग्रीटिंग जरूर आपको एक्सटेंड करेगा। ये जो आपको तवज्जो इंडिया को जो मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये मुझे लगता है ये उसी दिशा में है। मित्रों, हम
अभी एक सूडान की घटना, सूडान में भी आप देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज के लोग फंसे हुए थे, लेकिन हमारे इंडिया के लोग धीरे धीरे निकल करके आ गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस परंपरा को, जिसके हम वैदिक परंपरा पर जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए मान्यता प्राप्त हुई। सन 2003 में वैदिक मंत्रोच्चारण की मौखिक परंपरा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त विरासत भी घोषित किया है। वेदों के जप को विरासत और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया। यूनेस्को की यह घोषणा भारत की इस परंपरा को प्रोत्साहन तो प्रदान करेगा ही, साथ ही इसको दी गई अंतरराष्ट्रीय मान्यता वैदिक जप की परंपरा को भी बल प्रदान करेगी। वेदों के निहित ज्ञान को कंठस्थ करने के लिए यह एक असाधारण प्रयास है, जिसे विश्व स्तर पर पहचाना गया और माना गया। यह हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान के इस कोष का संरक्षण करें। देवी और सज्जनों, इस क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने के लिए अपार यश प्राप्त करने वाले पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का इस वर्ष हम उनकी 200वीं जयंती मना रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक विचारधारा के संरक्षण करने में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने बैक टू वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो की घोषणा की थी। वेद ज्ञान को अंधकार में दिशा से निकालकर जन साधारण तक पहुंचाने का तथा वेदों की सुलभता से अध्ययन कराने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही जाता है। उनके अनुसार जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी प्रकार के भेदभाव से परे सबके लिए होता है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी सब लोगों के लिए होता है और वेदों का ज्ञान कोई भी व्यक्ति एवं समुदाय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वेदों का केवल आध्यात्मिक अर्थ न देकर के व्यवहारिक उपयोगिता की सीख प्रदान कर वेदों को आधुनिक ग्रंथों की मान्यता दे दी है। मैं उनके इस प्रयास एवं भावना को सत नमन करता हूँ। साथियों, जिसका उल्लेख हम योग का करते हैं, योग भी एक हमारी वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। योग को जैसा कि आदरणीय रामलाल जी ने आज उल्लेख किया कि वेदों के बारे में भी लोगों की अभी भ्रांतियां ये है कि शायद ये सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए वेदों का निर्माण हो। इसी प्रकार से योग के बारे में भी यही अवधारणा थी। मैं इसके लिए आज स्वामी रामदेव जी का भी स्मरण करता हूं। पहले यही अवधारणा थी। योग की बात करने का मतलब ये है कि योग जो बनाया गया है, योग का निर्माण हुआ, योग पद्धति, योग परंपरा, वो केवल सन्यासियों के लिए। आप जब वानप्रस्थ उससे निकल जाते हैं, जीवन को पार कर जाते हैं, तो उसके बाद में जो आपका कालखंड शुरू होता है, उस समय जो है आप योग का अध्ययन भी करिए और योग का अभ्यास भी करिए। एक ऐसी अवधारणा थी। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने योग को इतना सरल बना दिया, ऐसा लगने लगता है कि जो हम रोज करते थे उसी का नाम योग है। अर्थात यदि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, स्कूलों में यदि हमें पीटी का अध्ययन कराया जाता है, शारीरिक कोर्सेज कराए जाते हैं, तो वो भी योग, उस समय हम उसको अलग अलग करते थे। हम मानते थे कि ये जो स्कूलों में हमें शारीरिक विद्या सिखाई जाती है, वो और योग दोनों अलग है, अंतर है। लेकिन नहीं, दोनों एक ही। और
स्वामी रामदेव जी को जितना भी इस प्रयास के लिए, और आज तो ऐसा लगता है कि योग हर किसी, और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए जो भारत ने पहल की है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री है वियतनाम। वियतनाम में गया तो मैंने वहाँ जानकारी ली। उन्होंने कहा साहब योग इतना यहाँ प्रचलित हो गया है कि उन्होंने एक समय निर्धारित किया है पूरे कंट्री में, छोटा कंट्री है, पूरे कंट्री में उन्होंने प्रातः 7:30 या 8 बजे निर्धारित किया है। आप कहीं पर भी है, ऑफिस में है तो योग करना प्रारंभ कर दीजिए आधे घंटे के लिए। आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क आपको खाली मिल जाएगी। जो जहाँ खड़ा है, बस स्टैंड पे खड़ा है, ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन में है तो ट्रेन में करना शुरू कर दीजिए। आप यदि कहीं बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, वहाँ अगर आपका 7:30 बज गया तो आप वहाँ योग करना आधे घंटे का। एक उन्होंने कंट्री वाइड एक इस प्रकार की ऐसा जागरूकता एक दिखाई। इसी संबंध में एक कंट्री का नाम है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के पास है। क्यूबा के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज विश्व में केवल 3 कंट्रीज हैं जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। उनमें एक क्यूबा है, चाइना भी है, क्यूबा है, रसिया, 3 ही कंट्री हैं, बाकी सब डेमोक्रेटाइज हो गए। तो वहाँ पर एक मेरी विजिट, उसका मैं उल्लेख योग से संबंधित है। वहाँ जब मैं गया तो उनके साथ में बातचीत हो गई जो होती है परंपरा सरकारी तौर पर। उसके बाद में उन्होंने लंच होस्ट किया, तो लंच में हम लोग बैठे थे एक ही टेबल पर। उनके राष्ट्रपति, उनकी जो प्रथम फर्स्ट लेडी थी वो थी, और मैं था, हमारी ओर से मेरी पत्नी थी और अधिकारी थे, कुछ अधिकारी, मंत्री भी थे हमारे साथ में, और फॉरेन सेक्रेटरी, ऐसे 6 लोग बैठे। बातचीत में उन्होंने जब ये 21 जून होता है, 22 जून, 21 जून, हमारी विजिट उनके यहाँ पर जो थी वो 22 जून को थी। तो जब हम 22 जून को गए तो उन्होंने कहा कि एक्सलेंसी वी आल्सो एज यू नो योगा, वी ऑल सेलिब्रेट योगा इंटरनेशनल डे, वी आल्सो सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। तो मैंने उनको कहा कि यस एक्सलेंसी, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड एज यू नो इंडिया हैज बीन प्रोपोगेटिंग दिस विद्या। उन्होंने कहा एक्सलेंसी यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग योगा। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। एक कम्युनिस्ट कंट्री जो रिलीजन में विश्वास नहीं करता, जो किसी भी प्रकार की कर्मकांड में विश्वास नहीं करता, और वो उसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं योगा का अभ्यास करता हूँ, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। इसलिए मैंने एक सवाल पूछ लिया, एक्सलेंसी विल यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द प्रैक्टिस विच यू परफॉर्म। तो उन्होंने कहा एक्सलेंसी आई कैन डू हियर राइट नाउ। वो खड़े हो गए, खड़े होकर के उन्होंने लाइक दिस इस तरीके से ये करना शुरू कर दिया। ये एक, तो मैंने कहा कि लखो जवाब बातचीत का ये निकला। हमने उनको ऑफर दी, एक्सलेंसी वी आर विलिंग टू सेंड यू ट्रेन्ड योगा टीचर्स। उन्होंने कहा वी विल बी टू हैप्पी। और वो कुछ ही दिनों बाद जो है उनको पहुंच भी गए, 1 महीने का उनको कोर्स भी मिला। ये सब चीज़ें उनकी जो मैडम थी फर्स्ट लेडी अब क्यूबा, चलते चलते उन्होंने ये कहा, वो बहुत रिमार्केबल जो ऑब्जर्वेशन था कि एक्सलेंसी आई मे शेयर विद यू, योगा इज ए गिफ्ट विच इंडिया हैज गिवन टू द इंटायर वर्ल्ड। अब ये योगा को जो रिकॉग्निशन मिला है, अब आप हमें बताइए योगा का रिकॉग्निशन न अगर मिलता है तो आप इंडिया बार बार आता है कि किसकी ये देन है, किसकी देन है, तो इंडिया की देन है। तो भाई आप इंडिया को क्यों नहीं विश्व गुरु मानते हो? मैंने कुछ बातें कही लेकिन इसमें वो हो सकता है मत भिन्नता हो सकती है, मैं अपनी बात रखी मैंने, लेकिन उसी दिशा में हम लोग बहुत बढ़ रहे, चैलेंजेस हमारे सामने बहुत आने वाले हैं। इसलिए हमें जो वेदों में आचरण, मानव के बीच में आचरण, उस आचरण पर बहुत आगे संभल करके चलना होगा।
संभल करके चलो। देवी और सज्जनों, इस वेद विज्ञान कॉन्फ्रेंस में तमाम विद्वानों ने अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अर्जित विचार रखे हैं। मैं मानता हूं कि सभी के विचारों को मूल्यवान मानकर भविष्य में संपन्न होने वाले वैदिक शोध में उन सबको सम्मिलित करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में पिछले 2 दिन से जो भी चर्चाएं हुई हैं उनका आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसका लाभ जन सामान्य के साथ साथ शोधकर्ताओं को भी मिल सके। अंत में मैं आप सबको इस वेद विज्ञान सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह सम्मेलन भारत में वेद के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देगा और हम सबका जीवन सुखमय एवं कल्याणकारी बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने वैयक्तिक अनुभवों को साझा करते हुए वेद विद्या पूरे दुनिया में न केवल भारत में प्रचारित प्रसारित हो, बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आशा करते हैं भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हम सबको सदा मिलता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। आज अभी जो हमारे यशस्वी आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने भारत की महिमा और विश्व गुरु की जो इतनी सुंदर व्याख्या, कैसे विश्व गुरु का सच्चा अर्थ है, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को प्रधानमंत्री जी के कारण G20 का अध्यक्षत्व करने का मौका मिला है। मुझे आज जितनी बातें सुनी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि G20 तो शुरुआत है, अब ये G ऑल होने जा रहा है। G20 तो शुरुआत है, G ऑल वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उसी का संदेश वेदों का संदेश है। और उसमें आप पधारे, आपने स्वीकार किया। मुझे पता है कि इसका मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ कि वेद जी, योगेश प्रकाश और हमारे अरविंद जी और पूरी टीम का। अंतिम बात हमारे बीच में, क्योंकि मैं उस समय कहना भूल गया, अंतिम बात कि हमारे देश का जो विधि आयोग है उसके जो जस्टिस हमारे समक्ष